मैंने पैसे को लेकर बहुत सारी गलतियां की थी अपने 20s में। अब मैं अपने 30s में हूं और मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं और उन सब चीजों के बारे में बात करूं जो मैं चाहता हूं कि मैंने अपने 20s में अलग तरीके से की होती। सबसे पहले अगर आप अपने 20s में हो और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो आप ऑलरेडी काफी लोगों से आगे हो। अब अगर आपका गोल एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ जीना है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो और पैसे को समझना उनमें से एक है। तो मैं बस अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स और लेसन्स को ब्रेक डाउन करूंगा जो मैंने अपने 20s में सीखे और मुझे सच में उम्मीद है कि ये आपकी मदद करेगा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरे बारे में। मेरा नाम चार्ली है। मैं काफी फ्रूगल तरीके से बड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने 20s काफी स्ट्रगल करते हुए बिताए, लेकिन साथ ही इन्वेस्टिंग, पैसे और बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज बिल्ड की। कहना थोड़ा अजीब लगता है कि मैं अब अपने 30s में हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन पिछले एक डेकेड में मैं काफी ग्रो हुआ हूँ। मैंने पैसे और इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है और हाँ, मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला मनी लेसन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है एप्रोप्रिएटली फ्रूगल रहना। मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। जब मैं अपने 20s में था मैं बहुत ही ज्यादा फ्रूगल था, मतलब एम्बैरेसिंगली फ्रूगल। मुझे बाहर जाकर खाना पसंद नहीं था। मैं सिर्फ चीजों की प्राइस देखता था। मुझे रेड लाइट पसंद नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये फ्यूल जला रही हैं और पैसे वेस्ट हो रहे हैं। मैं ऐसी अजीब चीजें करता था जैसे सिर्फ $2 बचाने के लिए 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ड्राइव करना। मैं इवेंट्स पर नहीं जाता था। मैं वो चीजें भी नहीं खरीदता था जो मुझे जरूरी होती थी, बस इसलिए क्योंकि मैं पैसे स्पेंड नहीं करना चाहता था। बस लिस्ट चलती ही जाती है और आप सोचता हूँ तो लगता है चार्ली तुम क्या कर रहे थे। और हाँ, जो भी मैं करता था वो सिर्फ $1-2 बचाने के लिए होता था। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो क्लियरली ये जीने का सही तरीका नहीं था। और अगर मैं वापस जाकर अपने आप को एक चीज बोल सकता तो वो ये चीज होती कि चार्ली तुम बहुत ज्यादा फ्रूगल हो। तुम अपनी मेंटल एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पैसे बचाने में लगा रहे हो और ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल रहा है और तुम्हारी फ्रेंडशिप्स पर भी। देखो, फ्रूगैलिटी का एक लेवल होता है जो काफी अच्छा होता है, जो ज्यादातर लोगों के लिए सही होता है, लेकिन मैं उससे काफी आगे चला गया था और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग भी उस लिमिट से आगे हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग जो ये देख रहे हो वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर भी हो सकते हो। आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो अपनी इनकम के हिसाब से। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ्रूगैलिटी का सही बैलेंस फाइंड करो, जहां आप अच्छी लाइफ जी सको और साथ ही पैसे भी सेव कर पाओ। अगर आप अपनी सारी एनर्जी सिर्फ फ्रूगल रहने में लगा दोगे तो कोई भी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेगा और आप बस पैसे बचाने में ही लगे रहोगे, जबकि आपके पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज होनी चाहिए। अपनी लिमिट से नीचे जियो, महंगी चीजें मत खरीदो, डेट में मत जाओ, लेकिन ये समझो कि पैसा एक टूल है जो आखिरकार खर्च करने के लिए ही होता है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर पैसा खर्च करना एक्चुअली स्मार्ट होता है। इसके बारे में हम वीडियोस में आगे और बात करेंगे, लेकिन हाँ, प्लीज इतना ज्यादा फ्रूगल मत बनो, सही बैलेंस ढूंढो, क्योंकि मेरे पास ये बैलेंस बिल्कुल नहीं था। तो नंबर 2 ये है कि आपको अपनी एनर्जी पैसे बचाने में नहीं बल्कि अपनी इनकम बढ़ाने में लगानी चाहिए। ये ऑब्वियसली पिछली बात से कनेक्टेड है और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फ्रूगल था, मैंने ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि मेरे दिमाग का लगभग 60 से 70% हिस्सा सिर्फ ये सोचने में लगता था कि मैं पैसे कैसे बचा सकता हूँ। और दोस्तों, हाँ, आप सिर्फ सेविंग करके भी मिलियनेयर बन सकते हो जब आप 50-60 साल के हो जाओ, लेकिन अगर आप जल्दी वहां पहुंचना चाहते हो तो ये पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये इनकम बढ़ाने के बारे में है। और एक कॉमन बात जो लोग कहते हैं वो ये है कि पहले $1 लाख सबसे मुश्किल होते हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये $1 लाख आप जितनी जल्दी हो सके बना लो, क्योंकि जब आप उस कर्व के एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंच जाते हो, उस कंपाउंड एक्सपोनेंशियल कर्व पर, तब सब कुछ आसान हो जाता है। इसको अचीव करने का तरीका जो 2026 और उसके बाद भी काम करता है वो है एक हाई वैल्यू सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना। मैंने अपने 20s में ये किया था। मैं फोटोग्राफी और वीडियो का काम करता था। मैं अपनी शूट्स के लिए कम से कम $100 पर आवर चार्ज करता था और इसी तरह मैंने अपने 20s में इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए कैपिटल बिल्ड किया। अगर मैं एक नॉर्मल जॉब करता जहां मैं मान लो $25 पर आवर कमा रहा होता तो मेरे लिए इन्वेस्ट करने के लिए पैसे जमा करना काफी मुश्किल होता। इसके बजाय मैंने ऐसी स्किल्स बिल्ड की जिनके लिए लोग मुझे ज्यादा पैसे देने को रेडी थे पर आवर, और मैंने उन स्किल्स को एक सर्विस के रूप में यूज किया। जब आप अपने पहले $1 लाख बना लेते हो तो बाकी सब कुछ काफी आसान हो जाता है। जब आपके पास पैसा होता है तो वो पैसा होता है जो आपके लिए और पैसा बना सके। आपको ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं और आप बड़े रिस्क भी ले सकते हो। तो सीरियसली अपने पहले $1 लाख को जितनी जल्दी हो सके अचीव करने की कोशिश करो। एक सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू करने के बारे में सीरियसली सोचो और अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करो, ना कि छोटे छोटे पैसे बचाने पर। तीसरा पॉइंट ये है कि सबसे सिंपल इन्वेस्टमेंट्स ही सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंसानों के लिए उन्हें फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग का एक्चुअल डेटा देखो तो आपको पता चलेगा कि ये काफी बोरिंग होता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके पोर्टफोलियोज काफी बोरिंग होते हैं। ये बहुत रेयर होता है कि कोई बंदा खुद स्टॉक्स पिक करे या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स लेकर बहुत ज्यादा पैसे कमा ले। अगर आप अपने 20s में हो और आपने अभी तक इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है तो ये मेरी सबसे बड़ी सजेशन होगी। बस अपना पैसा S&P 500 में डाल दो, कुछ VOO जैसा, और उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए वहां रहने दो, उसे मत छेड़ो। डे ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करो, स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करो, बस इसे एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह लो और लगभग हमेशा के लिए होल्ड करो। अब जैसे मैंने कहा, ये हमारे नेचर के अगेंस्ट है। हर कोई सोचता है कि वो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट है और मार्केट को बीट कर सकता है,
लेकिन सच ये है कि आप शायद मार्केट को बीट नहीं कर पाओगे। मुझे पता है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और हाँ, मैंने मार्केट में काफी गलतियां भी की हैं और वो सब इसी वजह से हुई है क्योंकि मैं दूसरों से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। आप ये नहीं कर सकते, इसलिए मैं आप सबको इंकरेज करता हूँ कि अपने पोर्टफोलियोज का मेजर हिस्सा बोरिंग इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। अगर कोई चीज है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा बुलिश हो तो हाँ, थोड़ा पैसा साइड में रखो और वहां भी इन्वेस्ट करो। लेकिन 99% लोगों के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है कि अपना पैसा इंडेक्स फंड्स में पार्क कर दें। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हो तो सिर्फ बड़े कॉइन्स लो। बिटकॉइन और इथेरियम मेरे फेवरेट हैं और हाँ, मैंने अपने 20s में काफी पैसा लूज किया है अलग अलग कॉइन्स पिक करते हुए जो बाद में रग पुल हो गए। ये काफी अच्छा एंड नहीं होता। हाँ, कुछ विन्स मिल सकती हैं, लेकिन मैंने पिछले डिकेड में देखा है कि लोग बहुत पैसा कमाते हैं और फिर सब कुछ खो देते हैं। ये लगभग हर उस इंसान के साथ होता है जो बहुत रिस्की चीजों में घुसता है। तो समराइज करें, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, थोड़ा पैसा बिटकॉइन और इथेरियम में भी डाल सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी पैसा बोरिंग इंडेक्स फंड्स में ही होना चाहिए। जितना ये सिंपल है उतना ही लोगों के लिए इसे फॉलो करना मुश्किल होता है। बस सिंपल चीज करो और अपनी इंस्टिंक्ट्स को बीच में मत आने दो। और क्रिप्टो की बात करते हुए एक छोटा सा इंट्रो मेरे फेवरेट ऑल इन वन फाइनेंस एप्स में से एक का, जो आपको बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और 25 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज को सोफाई ऐप के अंदर बाय, सेल और होल्ड करने देता है। ये एक फेडरल रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म भी है क्योंकि सोफाई क्रिप्टो सोफाई बैंक के थ्रू ऑफर किया जाता है। आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो ये जानकर कि आपका क्रिप्टो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जहां बैंक जैसे सेफगार्ड्स हैं, जो स्पेशली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते वक्त काफी इंपॉर्टेंट होता है। मुझे जो पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि ये सब एक ही सोफाई ऐप के अंदर होता है जहां आपका बाकी पैसा भी होता है। अगर आप यूज करते हो तो अलग अलग अकाउंट्स रखने के बजाय एक जगह पर आप अपना क्रिप्टो भी रख सकते हो। और अगर आप अपने 20s में हो तो इन्वेस्टिंग में हेल्प करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रिक्शन को रिमूव करना। अगर आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है तो चांसेस हैं कि आप लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। सोफाई यूज करना काफी इजी है और अभी एक प्रोमो भी चल रहा है जहां अगर आप सोफाई क्रिप्टो अकाउंट ओपन करते हो और कम से कम $10 का क्वालिफाइंग क्रिप्टो परचेज करते हो तो आप 7 फरवरी तक $10 का स्टेबल कॉइन पा सकते हो। बस याद रखो, क्रिप्टो इनहेरेंटली रिस्की होता है और सबके लिए नहीं होता। तो अगर आप क्रिप्टो में बाय, सेल और होल्ड करना शुरू करना चाहते हो तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप मेरा लिंक नीचे यूज करके इसे चेक कर सकते हो। अगला मनी लेसन ये है कि आपको अपना आर्ली रेट और अपने टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने अपने 20s में काफी टाइम ये ट्रैक नहीं किया, इस बारे में सोचा भी नहीं और इस वजह से मैं अपना दिन काफी ऐसी चीजों में वेस्ट करता रहा जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। एग्जाम्पल के लिए चलिए एक साइड हसल की बात करते हैं जो मैंने अपने 20s में किया था, जो था ट्यूटरिंग। मैं स्टूडेंट्स को लगभग $50 पर आवर पर पढ़ाता था, लेकिन मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरी टाइम की वैल्यू टेक्निकली इतनी है। इसके बजाय मैं काफी ऐसे काम कर रहा था जो सिर्फ $10 से $15 पर आवर के थे, जो मुझे बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। मुझे किसी ओवरसीज पर्सन को हायर कर लेना चाहिए था, मुझे काम डेलीगेट कर देना चाहिए था या ऐसे सर्विसेज के लिए पे करना चाहिए था जो मेरा टाइम फ्री कर सके ताकि मैं और काम कर पाऊं। अब अगर आपका रेट $50 पर आवर नहीं है तो मेरा सीधा सजेशन ये होगा कि आप कोशिश करो कि अपना आवर्ली रेट इतना बढ़ाओ। ये वापस उसी बात पर आता है कि आप एक हाई वैल्यू स्किल बिल्ड करो और उस स्किल को क्लाइंट्स के लिए यूज करो, तभी आपके लिए डेलीगेशंस और सर्विसेज के लिए पैसा देना एक्चुअली सेंस बनाएगा। आप अपना आवर्ली रेट कैलकुलेट करने के कुछ अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो। अगर आप कोई सर्विस देते हो और $X पर आवर चार्ज करते हो तो वही आपका आवर्ली रेट होना चाहिए। या अगर आप एक फुल टाइम जॉब करते हो तो आपको अपनी ईयरली सैलरी को $2000 से डिवाइड करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप साल का $60,000 कमाते हो तो आपका आवर्ली रेट लगभग $30 होता है। जब आपके पास ये नंबर आ जाता है तो ये आपको अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है इस पर काफी बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। नंबर 5, आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल मनी स्किल्स के बारे में कुछ नहीं सीखा। जैसे वो आपको ये नहीं सिखाते कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, बल्कि बस ये सिखाते हैं कि उसे कैसे खर्च करना है। और सच कहूं तो फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम या ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से काफी ब्रोकन है। इसी वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी लो है। एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद है वो है, ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो तो आपको पैसे के बारे में सीखना पड़ेगा। आपको टैक्स फाइल करना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, रॉथ IRA, 401k, इंडेक्स फंड्स जैसे टॉपिक्स समझने पड़ेंगे। ये सब चीजें हमें सिखाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ये आपकी गलती नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती है। लेकिन सबसे पावरफुल बात ये है कि आप ये सब खुद भी सीख सकते हो। आज के टाइम पर इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जहां से आप सीख सकते हो, जैसे यूट्यूब वीडियोस। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब फ्री है। अगर मैं अपने अर्ली 20s में वापस जा सकता तो मैं काफी ज्यादा टाइम इस बात पर लगाता कि पैसा कैसे काम करता है, क्योंकि जितना ज्यादा ये आपके दिमाग में रहेगा उतना ही आप इसमें बेटर होते जाओगे। ये सच है। तो प्लीज 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 उन चीजों पर ज्यादा एफर्ट डालो जिसमें आप बेटर बनना चाहते हो। और अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करना चाहते हो, ज्यादा वेल्दी बनना चाहते हो, तो इन चीजों को सीखने और बिल्ड करने में एफर्ट लगाओ। अपने अर्ली 20s में मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मैंने ऐसी चीजों में इन्वेस्ट किया जहां नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसी चीजें बेच दी जो मुझे नहीं बेचनी चाहिए थी। और हाँ, एकदम मेस था। अच्छी बात यह है कि जितनी जल्दी आप ये सब समझ जाते हो उतनी जल्दी आप अपने पहले $1 लाख तक पहुंच सकते हो। उसके बाद जो अगले $9 लाख होते हैं अपने पहले मिलियन तक पहुंचने के लिए, वो काफी
आसान हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 6 है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं इंक्लूड करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ये इन्वेस्टिंग में काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अगर आपके पास एक टैक्सेबल इन्वेस्टिंग अकाउंट है, जैसे कोई भी नॉर्मल स्टॉक ब्रोकरेज अकाउंट, और मान लो आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया और उसमें लॉस हो गया, आपने $100 इन्वेस्ट किए और अब वो $80 के हो गए, तो आपके पास $20 का लॉस है। अब आप एक्चुअली उस स्टॉक को बेचकर उस लॉस को रियलाइज कर सकते हो और उसे उस साल के गेन्स को ऑफसेट करने के लिए यूज कर सकते हो। इस एग्जांपल में वो $20 का लॉस $20 के गेन को ऑफसेट कर सकता है। मुझे लगता है काफी लोग ये नहीं समझते, वो इन्वेस्ट करते हैं, वैल्यू गिरती है और फिर वो डर जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि IRS आपको अलाउ करता है कि आप अपने लॉसेस को यूज करके अपने गेन्स को रिड्यूस कर सको। अब थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन समझने के लिए लॉसेस पहले आपके गेन्स को ऑफसेट करते हैं, और अगर आपके लॉसेस उस साल के गेन से ज्यादा हो जाते हैं तो आप $3000 तक अपनी ऑर्डिनरी इनकम के अगेंस्ट डिडक्ट कर सकते हो, और जो बाकी बचा हुआ लॉस है उसे आप इंडेफिनेटली फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मान लो भगवान न करे आप एक साल में $1 मिलियन का लॉस कर देते हो, तो आप उस $1 मिलियन के लॉस को फ्यूचर के गेन्स को ऑफसेट करने के लिए जितने साल चाहो यूज कर सकते हो। हाँ, इसमें काफी रूल्स भी होते हैं, तो अगर आप इसे प्रॉपरली यूज करना चाहते हो तो थोड़ा और डिटेल में रिसर्च करना जरूरी है। ये बस एक ओवरव्यू था, लेकिन मुझे लगता है ये एक ऐसा रूल है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, और ये उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है जो इन्वेस्टिंग से डरते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि वो अपने लॉसेस को यूज करके गेन्स ऑफसेट कर सकते हैं तो उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, ये एक्चुअली काफी यूजफुल चीज है। अगला मनी लेसन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है प्री टैक्स मनी और पोस्ट टैक्स मनी पर खर्च करना। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और काश मुझे ये बात अपने 20s में समझ आती। तो कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त से बात कर रहा था जिसका W2 जॉब है। वो काफी ज्यादा पैसे कमाता है, उसकी सैलरी लगभग $3 लाख पर ईयर है, लेकिन वो हमें बता रहा था कि उसके हर 2 हफ्ते के पेचेक्स कितने आते हैं, और वो अमाउंट सुनकर मैं शॉक हो गया, क्योंकि आप सोचोगे कि शायद $25,000 पर मंथ मिल रहा होगा, लेकिन एक्चुअली सारे डिडक्शंस 401k और टैक्सेस के बाद वो लगभग $12,000 बना रहा था, यानी लगभग आधा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझो, क्योंकि इसी वजह से मैं बिजनेस को लेकर इतना बुलिश हूं। इसी वजह से मुझे लगता है कि जो भी बिजनेस ओनर बनना चाहता है उसे बनना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब आपके पास बिजनेस होता है तो आप 1099 इनकम अर्न करते हो। ये W2 इनकम से अलग होती है। ये बहुत पावरफुल होती है क्योंकि हम इस इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन ले सकते हैं और अपनी इफेक्टिव नेट इनकम को काफी कम कर सकते हैं। W2 एम्प्लॉय के रूप में आप बहुत सारी डिडक्शन नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास सिर्फ W2 जॉब है और मैं एक लैपटॉप खरीदता हूँ तो मैं उस लैपटॉप को अपनी इनकम से राइट ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं 1099 इनकम कमा रहा हूं तब मैं उस लैपटॉप को राइट ऑफ कर सकता हूं। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन मैं सच में मानता हूं कि 1099 इनकम सबसे अच्छी इनकम होती है। अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करते हो और क्लाइंट्स के लिए फोटो शूट्स करते हो तो आप 1099 इनकम कमा रहे हो। अगर आप फ्रीलांस कंसल्टेंट के रूप में काम करते हो तब भी आप 1099 इनकम कमा रहे हो। अगर आप साइड हसल्स या गिग्स करते हो तब भी आप 1099 इनकम कमा रहे हो। मान लो 50% इफेक्टिव टैक्स रेट हो, जो कैलिफोर्निया में हाई अर्नर्स पे करते हैं, तो मेरे बिजनेस में $100 खर्च करना लगभग $50 पोस्ट टैक्स W2 मनी खर्च करने के बराबर होता है। ये एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपको और सीखने के लिए इंकरेज करता हूँ, क्योंकि जब आप इसे समझ जाओगे तो ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगला मनी लेसन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है एक मनी मेंटोर ढूंढना। ये हर किसी के लिए अलग होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं जहाँ उनके पेरेंट्स के सक्सेसफुल दोस्त होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे एरियाज में ग्रो होते हैं जहां उन्हें फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों तक एक्सेस ही नहीं मिलता। लेकिन मनी मेंटोर का कॉन्सेप्ट फिर भी वैलिड रहता है। ये एक ऐसी चीज है जो काश मेरे पास मेरे 20s में होती, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करती और ये क्लियरली दिखाती कि अगर आप मेहनत करो तो आप फाइनेंशियली कितना आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स के दोस्त सक्सेसफुल हैं, उनके बड़े घर हैं, हाई नेटवर्थ है, तो प्लीज 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 उनसे बात करने की कोशिश करो, उनसे सीखने की कोशिश करो। अगर आप कॉलेज में हो और कोई प्रोफेसर है जो काफी सक्सेसफुल रहा है तो उनसे बात करो। मैंने बहुत सारे मौके मिस किए अच्छे लोगों से बात करने के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मनी मेंटोर होना इंपॉर्टेंट है। आप इसे मनी मेंटोर बोलो या सिर्फ मेंटोर बोलो, फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन लोगों से बात करो जो वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। शर्म मत करो, उन्हें अपनी स्टोरी शेयर करना पसंद होता है, वो यंग लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। बस उनसे पूछ लो, सबसे बुरा क्या हो सकता है, वो मना कर देंगे। लेकिन अगर आप काफी लोगों से पूछोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा, अपना नॉलेज शेयर करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा जो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, और ये आपको फाइनेंशियल सक्सेस के फास्ट ट्रैक पर डाल सकता है। अगर आप किसी को पर्सनली नहीं जानते तो सही जगह पर जाओ, नए लोगों से मिलो या ऑनलाइन जाकर मेंटोर ढूंढो। मैं अपनी लेट 20s की सक्सेस का काफी क्रेडिट ऑनलाइन मेंटोर्स को देता हूँ। ये वो लोग थे जिनसे मैं कभी मिला नहीं, वो मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन मैं उनका कंटेंट कंज्यूम करता था और उनसे बहुत कुछ सीखता था। सच ये है कि मेंटोर्स हर जगह होते हैं, तो अगर आप इस पॉइंट से एक चीज ले जाओ तो वो ये है कि एक्टिवली मेंटोर्स ढूंढो और उनसे सीखो। हेक, मैं भी आपका ऑनलाइन मेंटोर हो सकता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हो, मेरी स्टोरी
स्टोरी से रिलेट करते हो और जो मैं कह रहा हूँ वो आपको हेल्पफुल लगता है तो हाँ, मुझे अपना मनी मेंटोर बना लो। अगला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि आपको अपने पैसे को रिलीजियसली ट्रैक करना चाहिए। मैंने अपने 20s में ये नहीं किया और इसके रिजल्ट्स में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा पैसा कहाँ है, कहाँ जा रहा है और मैं किस चीज पर कितना खर्च कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली इंकरेज करता हूँ कि प्लीज कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो और अपने पैसे को ट्रैक करना शुरू करो। अभी मैं मोनार्क मनी यूज करता हूँ, ये काफी अच्छा है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और बेसिकली आप क्या करते हो कि अपने सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स कनेक्ट कर देते हो, जैसे बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, और फिर आप सब कुछ एक ही जगह से ट्रैक कर सकते हो। और स्क्रीन के टॉप पर एक नंबर होता है जो आपका नेट वर्थ दिखाता है। ये बेसिकली आपके एसेट्स माइनस आपके डेट्स होते हैं। अगर आप इस नंबर को ट्रैक करते हो और उन सब चीजों को भी ट्रैक करते हो जो इस नेट वर्थ को अफेक्ट करती हैं, तो ये आपको काफी बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। और ऑनेस्टली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं। आपके पास बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस होते हैं, आप ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, पैसा आ भी रहा है, टैक्स पेमेंट्स भी हो रही है। अगर आप ये सब सिर्फ याद रखने की कोशिश करते हो तो ये एक लूजिंग बैटल है। अगर आप किसी पेड सर्विस का यूज नहीं करना चाहते तो आप स्प्रेडशीट भी यूज कर सकते हो। पैसे ट्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप AI भी यूज कर सकते हो जैसे ChatGPT। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां है, क्योंकि जो चीज ट्रैक होती है वो इंप्रूव होती है और जो ट्रैक नहीं होती वो भुला दी जाती है। और अब जो फाइनल मनी लेसन मैं बात करना चाहता हूं ये वो है जो मैंने एक्चुअली फॉलो किया है। ये एक ऐसी चीज है जिसने मुझे काफी हेल्प की और मुझे लगता है कि अमेरिका जैसे कंज्यूमरिज्म माइंडसेट वाले एनवायरनमेंट में जहां लोग ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत लोगों को ये माइंडसेट सुनना चाहिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो जो माइंडसेट के साथ मैं बड़ा हुआ हूं ये एक काफी एशियन चाइनीज टाइप का माइंडसेट है। वो ये है कि जो पैसा आप कमाते हो वो सेव करने के लिए होता है, खर्च करने के लिए नहीं। मैं फिर से बोलता हूँ, जो पैसा आप कमाते हो वो सेव करने के लिए होता है, खर्च करने के लिए नहीं। ज्यादातर लोग अपनी इनकम को ऐसे देखते हैं जैसे ये पैसा आते ही तुरंत खर्च कर देना चाहिए। और दोस्तों मुझे समझ आता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि ये कल्चर का पार्ट बन चुका है। लेकिन अगर आप पैसे को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हो और समझते हो कि इसका एक्चुअल यूज क्या होना चाहिए, तो ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन को कंप्लीटली बदल सकता है। मेरे 20s में मैं ओवरली फ्रूगल इसलिए था क्योंकि मेरे पास ये माइंडसेट था, इसलिए मैंने इसे ओवरडोज कर दिया। तो बेसिकली आपको ये माइंडसेट रखना चाहिए, लेकिन सही बैलेंस के साथ। ज्यादातर पैसा जो हम कमाते हैं उसका पर्पस होना चाहिए उसे सेव करना और अपना नेट वर्थ बढ़ाना, जबकि थोड़ा पैसा आप अपनी डेली लाइफ और छोटी मोटी लग्जरीज के लिए स्पेंड कर सकते हो। इतनी सी सिंपल सी बात आपके पैसे के साथ बिहेवियर को काफी इन्फ्लुएंस करती है। और क्योंकि ये इतनी सिंपल है, आप इजीली देख सकते हो कि कोई चीज इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है या नहीं। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इस माइंडसेट के साथ बड़ा हुआ। मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मनी माइंडसेट दिया, और मैं इसे क्रेडिट देता हूँ अपने पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट, इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट, पैसे कमाने और बिजनेस जैसी चीजों के लिए। बेसिकली ये मुझे एक ऐसे पाथ पर ले गया जहां मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको रेजोनेट हुई होगी। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी मदद करेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी ज्यादा लोगों से आगे हो। मैं आपको कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ। आपको ये भी समझना चाहिए कि आपके पास अपनी फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन को कंप्लीटली बदलने की पावर है। हर दिन हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और वो सब हमारे फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं। और अगर आपका गोल वेल्थी बनना है तो ये याद रखो कि आप पूरी तरह से कंट्रोल में हो। उम्मीद है कि आप इन मनी लेसन्स को अप्लाई कर पाओगे जो मैं चाहता था कि मुझे अपने 20s में पता होते। और हाँ, मेरा मेन गोल ये है कि नेक्स्ट जनरेशन के लोग अपने फाइनेंस में अच्छा करें, बहुत पैसे कमाएं, बहुत पैसा सेव करें और लाइफ में अच्छा परफॉर्म करें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर मिली हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। मैं एंटरप्रेन्योरशिप, AI, टेक, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसेस पर काफी वीडियोस बनाता हूं और ये सब आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ जीने में हेल्प करने के लिए। आपके टाइम के लिए बहुत धन्यवाद और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।